तो कैसे हो? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इस क्लास में आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सेल। देखो, सेल हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्ट्रक्चर नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर आपका एटम होती है। सबसे छोटा यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई की बात कर लेते हैं तो ये सेल है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी को बनने के लिए अप्रॉक्स 1000 ट्रिलियन ऑफ सेल्स की जरूरत पड़ती है। कितना? 1000 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की जरूरत पड़ता है। सेल यानी हमारे बॉडी का सबसे छोटी इकाई है। यानी सेल की बात कर लेते हैं तो सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है और इस सेल पे ही बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिपेंड करता है। यानी जो 1000 ऑफ ट्रिलियन सेल्स देख रहे हो, इट्स अ टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ए फंक्शनल फॉर बॉडी। यानी ये टोटली रिस्पॉन्सिबल है बॉडी का स्ट्रक्चर के लिए भी और फंक्शंस के लिए भी। तो सेल को तो हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोलते ही हैं, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी बोलते ही हैं। साथ में इसको हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट प्लस फंक्शनल यूनिट दोनों बोलते हैं। यानी जैसे बताया मैंने, एक बॉडी को बनने के लिए 1000 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की जरूरत है। तो सेल पे ही बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों निर्भर करता है। तो सेल को ही हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। देखो, हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। क्या? हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स को देखेंगे तो ये फंक्शन वाइज भी अलग होगा, ठीक, और स्ट्रक्चर वाइज भी अलग होगा। ठीक है, तो एक सिंगल सेल की अगर हम बात कर लें, सिंगल सेल का, तो जब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, सिंगल सेल को जब माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे तो इस सिंगल सेल में हमें जनरली 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक, एक नॉर्मल सा टिपिकल सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसमें मुझे 3 स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर इसे देखेंगे तो 3 स्ट्रक्चर दिखेगा। सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेंटर में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज न्यूक्लियस, और इसमें एक जेली मटेरियल्स दिखेगा, एक फ्लूइड की तरह एक जेली मटेरियल्स इसके अंदर विजुअल होगा, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। देखो, आराम से समझना, ये जो सेल वर्ड है, सेल वर्ड आया है साइटोन से। सेल का वर्ड आया है साइटोन से, एक ग्रीक वर्ड है। क्या है ये जो सेल वर्ड मैंने बताया, दैट इज ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब होता है अ कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। सिंपली बोला जाए तो छोटा सा एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कोई एक स्ट्रक्चर अगर इसे देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तो
ये आपका, इसे हम लोग एक सिंगल को सेल बोला गया, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक छोटा सा बॉक्स, कंपार्टमेंट जिसके बीच में पार्टीशन बना हो, कंपार्टमेंट बन रहा है, वो सेल कहलाएगा। एक नॉर्मल टिपिकल ह्यूमन सेल को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो 3 स्ट्रक्चर विजुअल होगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल का मेम्ब्रेन यानी ये सेल है, सेल के मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल के प्लाज्म, साइटो मीन्स सेल, सेल के प्लाज्म को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के सराउंड्स जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दोनों मतलब सेम ही है, ठीक है, दोनों वर्ड अलग अलग एस्पेक्ट से इस्तेमाल में ला रहा है। सेल के रिस्पेक्ट में लाएगा तो सेल मेम्ब्रेन, और वही साइटोप्लाज्म के सराउंड्स जो स्ट्रक्चर है उसके रिस्पेक्ट में लाएगा तो दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेंट्रल में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज न्यूक्लियस, जो सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो समझो मेरी बात, सेल क्या है? सेल इज जनरली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का। इसमें 3 टिपिकल स्ट्रक्चर विजुअल होता है, साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेंटर में, और उसके सराउंड से एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। एक चीज याद रख लेना, जिस तरह से हम लोग बॉडी पार्ट्स को जिसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन हो उसे हम लोग ऑर्गन कहते हैं, उसी तरह सेल के पार्ट्स को जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा उसे हम लोग ऑर्गेनेल कहेंगे। ऑर्गेनेल का कंडीशन है, ऑर्गेनेल्स कहेंगे उसे जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनेल्स कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। यानी सेल के साइटोप्लाज्म में जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो सब ऑर्गेनेल्स होगा। जैसे न्यूक्लियस खुद एक ऑर्गेनेल है, तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्रोमोसोम्स, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम। तो इस तरह से सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग ऑर्गेनेल कहेंगे। तो एक एक करके हम लोग सब स्टडी करेंगे। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, देन साइटोप्लाज्म देखेंगे, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होगा उसकी स्टडी करेंगे, और देन लास्ट में हम लोग फिर न्यूक्लियस देखेंगे, तो कंप्लीट आ जाएगा। तो याद करने वाला जो पॉइंट है ना, माइंड में रख लेना है कि हमारे बॉडी में अप्रॉक्स 1000 ट्रिलियंस ऑफ सेल है, और बहुत तरह के अलग अलग सेल है, साइज, शेप या फंक्शन के बेसिस पर सारे सेल को डिवाइड किए। तो एक एक करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्किन में जो सेल है एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, एपिथेलियल सेल अलग है। आई में रॉड सेल अलग है, कॉन सेल अलग है। से बोन के लिए ओस्टियोसाइट अलग है। न्यूरॉन्स ब्रेन बनाता है वो अलग है। किडनी बनाने वाले सेल नेफ्रॉन वो अलग है। लिवर के लिए हेपेटिक का अलग है। ब्लड बनाने के लिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सेल अलग हैं। ठीक, तो बहुत सारे सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स है जो अलग अलग होते हैं। तो हम लोग सारे सेल्स को क्लासिफाई करके देखेंगे, लेकिन फर्स्टली हम लोग को क्या देखना है कि जो एक्चुअल में सेल क्या होता है वो देखना है। और सेल को जब स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो हम लोग जो 3 पार्ट विजुअल होता है, सेल मेम्ब्रेन वो पढ़ेंगे, अंदर जो फ्लूइड है और फ्लूइड के अंदर जो ऑर्गेनेल्स मौजूद है वो, यानी साइटोप्लाज्म, और लास्ट वन इज थर्ड टॉपिक, एक सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स सेल का, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है न्यूक्लियस, इस पार्ट को भी देखेंगे, न्यूक्लियस। तो शुरू करते हैं। जिसको अगर कुछ लिखना होगा तो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। द सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैं लिख देता हूं, हाँ, जिसे नहीं समझ में आ रहा होगा वो आराम से पूछ लेना, ठीक है। सेल इज द structural and functional unit of body। A human body having adult human body की बात हो रही है, approx 1000 trillions of cells। क्या एक ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो approx 1000 trillions ऑफ सेल है। हम लोग में बॉडी में सेल्स बहुत सारे हैं अलग अलग, ठीक है। ह्यूमन बॉडी हैविंग वेरियस a human body having different kind of cells। कौन कौन सा है याद कर लो, कुछ कुछ पॉइंट है याद कर लो। अलग अलग तरह के हमारे बॉडी में सेल्स हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये आपका ब्लड सेल्स है। उसी तरह बात कर लेते हैं न्यूरॉन्स, ये क्या है ब्रेन का सेल है, ठीक है। नेफ्रॉन, ये क्या है किडनी का सेल है। स्पर्म भी एक तरह का हम लोग में सेल है। स्पर्म, ओवम, ये कौन सा सेल है, ये गैमीट है। तो इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स हम लोग में बॉडी में है, जो हर सेल का पार्टिकुलर अपना एक फंक्शन है, क्लियर, हर फंक्शन वगैरह है। साइज और शेप से भी वेरी करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आरबीसी देखेंगे तो ये डिस्क शेप का दिखेगा, बीच में थोड़ा सा दबा हुआ, चारों तरफ फूला हुआ डिस्क शेप का दिखेगा, नॉन न्यूक्लिएटेड है। आरबीसी के बारे में याद रख लेना, ये हमारे बॉडी का नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। दैट मीन्स इस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, हैविंग नो न्यूक्लियस। इसलिए इस सेल का लाइफ देखेंगे तो अप्रॉक्स 120 डेज होता है। हमारे शरीर में एक आज अगर आरबीसी बना है तो 120 दिन के बाद वो डेड हो जाएगा। बाकी सब न्यूक्लिएटेड सेल है। न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं तो लंबा सा होता है, लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस तरह से। तो मैंने अभी बताया था कि सेल अलग अलग दिखेगा, शेप और साइज के भी बेसिस पे। ये न्यूरॉन्स का एक टिपिकल स्ट्रक्चर मैं इस तरह से बनाया हूं, क्लियर। किडनी, नेफ्रॉन का देखेंगे शेप अलग है। स्पर्म का शेप अगर हम लोग देखेंगे तो स्पर्म का शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे एक्रोसोम प्रोटीन होता है, ये एक्रोसोम प्रोटीन। हर सेल का शेप अलग अलग दिखेगा हम लोग के बॉडी में, क्लियर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओवरऑल
अगर सारे सेल में देखेंगे तो 3 बेसिक स्ट्रक्चर दिखेगा ही, यानी अ टिपिकल सेल सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर स्ट्रक्चर। A typical human cell seen under light microscope consists of three major स्ट्रक्चर। कौन कौन सा 3 मेजर स्ट्रक्चर दिखेगा? अभी मैंने बताया था। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म और थर्ड वन इज न्यूक्लियस। थर्ड वन इज न्यूक्लियस। देखो सेल मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट लेयर है, तो शुरू करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने अभी बताया था सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल का फर्स्ट पार्ट इज सेल मेम्ब्रेन। ऐसा देखो, जब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग सेल को देखेंगे तो सेंटर में हमें न्यूक्लियस दिखाई देगा और सबसे बाहर ये जो लेयर होगा दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब मैंने बताया था कि बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन एक जेली मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर। आप लोगों ने अंडा देखा होगा, अंडे को जब तोड़ोगे तो अंदर से व्हाइट फ्लूइड आती है, वो व्हाइट फ्लूइड जेल की तरह होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बीच जो मटेरियल होता है वो ऑलमोस्ट वैसा ही होता है और उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखो प्लाज्मा, सेल के प्लाज्मा के बाहर सराउंड ये स्ट्रक्चर है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग फिर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, देखो ये सबसे बाहर है, इट्स अ कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव लेयर। ये कवरिंग और प्रोटेक्टिव लेयर भी होगा। सेल को ये कवर करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल को ये कवर कर रहा है, सो दैट इज कवरिंग लेयर। एंड सेल को ये
प्रोटेक्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक फैक्टर से। क्या सेल को ये प्रोटेक्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक फैक्टर से। एटमॉस्फेरिक फैक्टर लाइक डस्ट, पैथोजन, हीट या बाहर का जो भी फैक्टर है उससे सेल को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। सो इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो क्या ये प्रोटेक्टिव लेयर है। एक बार आओ, सेल के अंदर ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। क्या हो जाएगा? इंटरनल एनवायरनमेंट सेल के अंदर। और सेल के बाहर ये सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये सेपरेट करने का काम कर रहा है। क्या? सेल को सेपरेट्स कर रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लियर? अब देखो, एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच ये सेल मेम्ब्रेन से ही होता है। क्या होता है? एक सेल दूसरे सेल से अटैच सेल के मेम्ब्रेन से ही होता है। और ये सेल का मेम्ब्रेन ही इस सेल का मटेरियल इससे और इस सेल का मटेरियल इसमें एक्सचेंज करने का काम करता है। दैट मीन्स अगर सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 ये है, तो इस सेल के साइटोप्लाज्म से मटेरियल इस सेल में और इस सेल से साइटोप्लाज्म से मटेरियल इस सेल में अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ही होता है। दैट मीन्स ये मदद करता है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जो मटेरियल एक्सचेंज होते हैं उस सेल मेम्ब्रेन ही उसे अक्रॉस करता है। और एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच भी सेल मेम्ब्रेन से होता है, जिसको हम लोग सेल जंक्शन कहते हैं। एक मेम्ब्रेन दूसरे मेम्ब्रेन से जब जुड़ेगा, एक सेल का मेम्ब्रेन दूसरे सेल के मेम्ब्रेन से जहां पे जुड़ता है तो वहां पे अलग अलग टाइप का जंक्शन फॉर्म करता है, जिससे एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच होता है। तो सेल जंक्शन यानी एक सेल दूसरे सेल से अटैच ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन। एक सेल दूसरे सेल को मटेरियल भी ट्रांसफर करेगा तो बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक सेल दूसरे सेल से सेपरेट हो रहा है, दोनों का एनवायरनमेंट अलग हो रहा है, तो सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक सेल प्रोटेक्ट भी होता है एटमॉस्फेरिक फैक्टर से, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल इसे कवर करके रखता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के कारण ही होता है। क्लियर? और सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना, फिक्स शेप भी होता है, तो ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन। यानी एक सेल को फिक्स शेप भी मिलेगा तो सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बहुत सारा चीज हो गया है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे, तो ये 3 लेयर का दिखेगा। क्या? ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर। याद कर लेना, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर इसको देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर। ट्राई लेयर्ड कहने का मतलब है कि 3 लेयर में इसका स्ट्रक्चर बना होगा। एक फर्स्ट ऊपर, बीच में, फिर लास्ट में 3 लेयर का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो, इसकी थिकनेस की बात कर लेते हैं तो 7 to 10 nm तक मिलेगा, यानी 70 से 100 एंगस्ट्रॉम। इसका थिकनेस की बात कर लेते हैं। थिकनेस तो 7 to 10 nm, यानी 70 to 1000 एंगस्ट्रॉम इसका थिकनेस देखने को मिलेगा। सबसे बाहर फास्फेट का लिपिड होगा, फास्फेट का लेयर होगा, फिर लिपिड, फिर फास्फेट। 3 लेयर का जो बना होगा, तो सबसे बाहर होगा वो आपका
फास्फेट होगा, यानी जो 3 लेयर है ट्राइलेयर, आउटर लेयर फास्फेट, मिड लेयर लिपिड, देन इनर लेयर फास्फेट। इसलिए इसे फास्फेट लिपिड लेयर, बाय फास्फेट लिपिड लेयर भी, 2 फास्फेट के लिपिड का लेयर भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर में बना होगा। इस जब सेल मेम्ब्रेन के इस पार्ट के टुकड़े के जब अलग करोगे, एक छोटा सा पार्ट को जब अलग करोगे तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे बाहर फास्फेट का लेयर, बीच में लिपिड का लेयर, और फिर नीचे फास्फेट का लेयर। तो बीच में ये फास्फेट, दैट इज सॉरी, बीच में ये लिपिड, ये फास्फेट का लेयर, और ये भी फास्फेट का, यानी फास्फेट बाई लेयर का होगा। इसे अलग करेंगे तो दो फास्फेट का लेयर अलग दिखेगा। देखो होता कैसा समझो, ये कुछ मोज़ेक मॉडल में होता है। मोज़ेक मॉडल का मतलब एक डेंस लिपिड का लेयर होता है और ऊपर और नीचे से फास्फेट उसमें एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है। कैसा? लिपिड का एक लेयर होगा और ऊपर और नीचे से उसमें एम्बेडेड होंगे फास्फेट। अब प्रोटीन भी बहुत सारे होते हैं जो एक्सटर्नल यानी आउटर लेयर बनाएगा, जो बाहर का लेयर होगा उस पर प्रोटीन का भी कुछ लेयर दिखेगा। एक टिपिकल डायग्राम मैं बनाऊंगा, वो इजीली समझ में आएगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि 3 लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें लिपिड देखेंगे तो अप्रॉक्स सेल मेम्ब्रेन में 40% होगा, प्रोटीन 55% होगा और कार्बोहाइड्रेट 5% होगा। इसमें देखेंगे तो लिपिड 40%, प्रोटीन 55%, कार्बोहाइड्रेट्स अप्रॉक्स 5% तक एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा। चलो, इसके एक बहुत ही कॉमन है वो डायग्राम है, उस डायग्राम के हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, फास्फोलिपिड लेयर, जिस फास्फोलिपिड बाइलेयर जिसको बोलते हैं, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का एक बेस पे होता है, उस चीज को सिर्फ याद इतना कर लेना है कि इसका थिकनेस 7 to 10 nm होता है। ठीक है, 3 लेयर का बना हुआ है, आउटर, मिड, इनर। आउटर फास्फेट, मिड में लिपिड और सबसे आउटर फिर फास्फेट। सेल मेम्ब्रेन को बनने के लिए अप्रॉक्स 40% उसमें देखेंगे तो लिपिड, 55% प्रोटीन और 5% कार्बोहाइड्रेट रहता है। एक और मेरा इस प्लेलिस्ट में देख लेना, जनरल फिजियोलॉजी और सेल फिजियोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें फिजियोलॉजी को काफी डीपली से वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। उस प्लेलिस्ट में आपको फास्फोलिपिड ऑफ सेल भी दिखेगा, कार्बोहाइड्रेट लेयर ऑफ सेल भी दिखेगा, अलग अलग करके सारी चीजें हैं। क्लियर? इस क्लास में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उतनी डीप में इसमें नहीं जाऊंगा। ओवरऑल जो मुझे नॉलेज चाहिए वो वाली पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन में शुरू करता हूं। सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर शो किया गया था, बहुत सारे स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने दिया, लेकिन जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया, जिसे माना गया है, वह है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहने का मतलब है कि एक फ्लूइडी मटेरियल होगा जिसमें
मोज़ेक के फॉर्म में, यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर उसमें एम्बेडेड होंगे, एक मोज़ेक मॉडल। ये टाइल्स वगैरह देखना, फर्श बनाने में मौजूद है, बीच में लिक्विड रहता है, ऊपर से उसमें स्टोन डाल दिया जाता है, वो मोज़ेक मॉडल है। सेम ऐसा ही एक डेंस लेयर होगा और ऊपर और नीचे उसमें प्रोटीन एम्बेडेड होंगे, फास्फेट, ठीक है, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कॉमनली जो एक्सेप्ट किया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एक साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने पहली बार जो एक मॉडल दिया था, एक प्रपोज किया था कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा बना होगा, ठीक है, उसे ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तो साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर और निकोलसन 1972 में पब्लिश किया था जिस मॉडल को, उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों ने इस मॉडल में समझाने का कोशिश किया था कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में कैसे बना होता है, और ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा माना गया है इसी को। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मैंने ये बताया ही है। जनरली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इन्होंने बताया था कि फास्फोलिपिड का 2 लेयर होता है। क्या? फास्फोलिपिड बाइलेयर। मैंने बताया था फास्फेट और लिपिड का इस तरह से अभी लेयर बना होता है। इन्होंने बताया था कि फास्फोलिपिड का 2 लेयर होता है। एक ये फास्फेट और लिपिड का लेयर और एक और फास्फोलिपिड का लेयर। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। एक लेयर ये है और एक लेयर ये। अच्छा देखो, फिर से नहीं समझ में आ रहा है। ये सेल, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के एक पार्ट को, इस पार्ट को जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये थोड़ा कर्वबॉल की तरह ऐसे मान लो लेयर है। सबसे आउटर पार्ट ये हो जाएगा और ये आपका इनर पार्ट हो जाएगा, यानी आउटर ये और इनर ये। इनर इधर नीचे देखेंगे तो हम लोग साइटोप्लाज्म दिखेगा। अब क्लियर है? तो सेल मेम्ब्रेन का 2 सरफेस बन जा रहा है, इनर सरफेस और आउटर सरफेस। क्या? आउटर सरफेस और इनर सरफेस। तो उन्होंने बताया था कि 3 लेयर का है बना हुआ। गौर से देखो, एक ये लेयर हो गया, एक ये लेयर हो गया और एक ये लेयर हो गया। लिपिड का बीच में क्लियर, ऊपर फास्फेट और नीचे फास्फेट। लेकिन फिर से गौर से देखो, ये बाइलेयर भी है। फास्फोलिपिड का लेयर और फास्फोलिपिड देखो, फास्फेट प्लस लिपिड को मर्ज करके फास्फोलिपिड वर्ड आया। फास्फेट और लिपिड का बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर। एक्चुअल में 3 लेयर है, लेकिन फास्फेट और लिपिड ये यानी फास्फोलिपिड का 2 लेयर है। एक फास्फोलिपिड का लेयर और एक फास्फोलिपिड का लेयर। और एक्चुअल में 3 लेयर हो जाएगा। फर्स्ट लेयर, यहां से यहां तक सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। ठीक है, तो सिंगर और निकोलसन ने मोज़ेक मॉडल दिया था। उन्होंने बोला था ना ये ट्राइलेयर्ड है लेकिन बाइलेयर्ड है फास्फोलिपिड का। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग फास्फोलिपिड बाइलेयर्ड भी कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर का भी बना होता है तो ट्राइलेयर्ड भी कहते हैं। 2 सरफेस बनाएगा, एक साइटोप्लाज्म की तरफ बनाएगा, एक एटमॉस्फेयर की तरफ बनाएगा। साइटोप्लाज्म की तरफ बनाएगा तो दैट इज इनर सरफेस, और आउटर की ओर बनाएगा तो दैट इज आउटर सरफेस। इस पे बहुत सारे आउटर सरफेस पे होता है कार्बोहाइड्रेट, इस पे बहुत सारे प्रोटीन्स मिलेंगे।
लिपिड्स में का स्ट्रक्चर भी मिलेगा, रिसेप्टर, ये सब आउटर सरफेस पे दिखेगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले ओवरऑल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसी को कहते हैं, ये जो समझ में आ रहा होगा। तो एक रफ टिपिकल डायग्राम बनाते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर्ड का। फास्फोलिपिड बाइलेयर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। फास्फोलिपिड बाइलेयर, बीच में लिपिड बाइलेयर हो जाएगा, ऊपर फास्फेट और नीचे फास्फेट, ठीक है। एक यूनिट को अगर हम बाहर लेंगे ना, तो ये वाले पार्ट हेड कहलाएगा और ये वाले पार्ट टेल कहलाएगा। एक यूनिट को अगर हम बाहर लेंगे तो ये जो रॉन्ड वाले फास्फेट है डेट इज हेड, और लिपिड वाला जो पार्ट है डेट इज टेल। ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। हेड पार्ट है ना, ये हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है और ये जो टेल पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है। दैट मीन्स ये वाटर को रिपेल करेगा, टेल वाले पार्ट, फोबिक मतलब वाटर को रिपेल करेगा, और हेड वाले पार्ट वाटर को एक्सेप्ट करेगा। ये थोड़ा माइंड में रख लेना कि एक यूनिट में दो पार्ट होता है, हेड और टेल। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, यानी ये वाटर को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। दैट मीन्स ये वाटर को रिपेल करेगा। ठीक है, अब देखो मैंने भी बताया ये इनर सरफेस हो जाएगा और ये क्या है, आउटर सरफेस हो जाएगा। क्या, इनर सरफेस और आउटर सरफेस। ये लिपिड का दो लेयर देखने को मिल रहा है, लिपिड का दो लेयर, यानी लिपिड बाय लेयर देखने को मिलेगा। देखो सेल के बाहर आउटर सरफेस पे कुछ प्रोटीन ग्लाइकोकैलिक्स के भी फॉर्म में होते हैं, इस पर कुछ मेम्ब्रेनस प्रोटीन भी एम्बेडेड होता है, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो चैनल की तरह काम करता है। ठीक है, देखो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन समझ जाओ। इसमें जो अंदर प्रोटीन है, ये जो धंसा हुआ है, ये सब इंट्रिंसिक प्रोटीन है। कौन सा, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन सेल में एम्बेडेड होगा, क्या होगा, एम्बेडेड इन सेल। और एक्सटेंसिव प्रोटीन, एक्सटेंसिव प्रोटीन करने का मतलब है ऑन द सरफेस ऑफ सेल के सरफेस पे। देखो बहुत सारे प्रोटीन सेल के सरफेस भी होते हैं और कुछ ऐसे प्रोटीन का चैन भी होता है।
अमीनो एसिड। कुछ क्या होता है इस तरह से अमीनो एसिड भी दिखेंगे, ठीक है। कुछ प्रोटीन सेल के सरफेस पे है तो ये एक्सटेंसिव प्रोटीन है, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का चैन होता है, मोनोमर या पॉलीमर होगा, पॉलीसेक्राइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का चैन है, यानी सेक्राइड्स का चैन है। ये प्रोटीन कुछ है जो चैनल की तरह काम करेंगे, इधर से मटेरियल को इधर ले जाएगा, इधर से मटेरियल को इधर ले जाएगा, जिसे हम लोग चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। कुछ इसमें क्या है, चैनल प्रोटीन भी है, ठीक है। यहां तक क्या कुछ क्या मैंने बताया, चैनल प्रोटीन भी उसे कहते हैं। कुछ ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है, कुछ प्रोटीन का पार्ट्स होगा, नहीं कार्बोहाइड्रेट का, जिसे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एक मोजाइक मॉडल है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। फास्फेट 2 लेयर का बना होगा, ये हेड वाला पार्ट है ये फास्फेट होता है, और टेल वाला पार्ट है ये आपका लिपिड है। तो लिपिड बाइलेयर भी हो सकता है, जिसे फास्फोलिपिड बाइलेयर भी कहते हैं। इनर सरफेस ये आपका साइटोप्लाज्मिक एरिया हो जाएगा। इनर सरफेस की तरफ देखेंगे तो साइटोप्लाज्मिक हो जाएगा, और आउटर सरफेस ये सेल का आउटसाइड ऑफ सेल हो जाएगा। एक सेल दूसरे सेल के साथ इसी सरफेस से अटैच होता है, आउटर सरफेस के साथ। एक सेल दूसरे सेल के साथ आउटर सरफेस के साथ अटैच होता है, और एक सेल दूसरे सेल के साथ मटेरियल को एक्सचेंज करेगा, ये प्रोटीन के साथ, चैनल प्रोटीन के साथ करेगा, या फिर सेलुलर पोर के द्वारा भी मटेरियल एक्सचेंज करेगा। वन साइटोप्लाज्म के सेल से, एक साइटोप्लाज्म के सेल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में भी यहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो अब आते हैं, बात कर लेते हैं। तो जनरली ये देख रहे एक फ्लूइडी मटेरियल है मोजाइक का, जिस तरह से बना हुआ है, इसमें तो अब कुछ है नहीं। हाँ, प्रोटीन मॉलिक्यूल में देखो पेरिफेरल प्रोटीन की बात आ जाएगी। पेरिफेरल प्रोटीन दैट मीन्स लिपिड के चारों तरफ बाहर जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन हो जाएगा। अब पेरिफेरल प्रोटीन ही 2 होता है, एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक। एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक जो प्रोटीन देख रहे हो ना, इसी को हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। एक सेल को बनने के लिए मैं प्रोटीन का नाम ले रहा था। प्रोटीन कौन कौन सा है, इस वाले पॉइंट को, पेरिफेरल प्रोटीन जो अंदर सेल के सरफेस के अंदर और सेल के सरफेस पे होगा, दैट इज इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव प्रोटीन, इसी को कहेंगे, ठीक है। एक आता है इंटेग्रल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन में आपका देखेंगे चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, रिसेप्टर, एंटीजेंस, पम्प्स, इन सब आपका इंटेग्रल प्रोटीन में आ जाएगा। इंटेग्रल प्रोटीन इंटेग्रल प्रोटीन में आपका एंटीजन, चैनल प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है, ये सब पंप्स, ये सब इंटेग्रल प्रोटीन है जो मटेरियल को इधर से इधर भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। रिसेप्टर प्रोटीन में, स्पेशल मेम्ब्रेन में देखेंगे कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो रिसेप्टर के काम करता है, यानी स्पेसिफिक किसी मटेरियल को अलाउ करेगा सेल के अंदर जाने के लिए। तो ये सब इंटेग्रल प्रोटीन का पार्ट है। यानी सेल में देखेंगे तो इंटेग्रल प्रोटीन जो ट्रांसपोर्टेशन में जनरली इन्वॉल्व हो जाता है वो इंटेग्रल प्रोटीन है। और कुछ ऐसे प्रोटीन है जो अंदर सरफेस पे होगा, चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन को घेर के रखिएगा, दैट इज पेरिफेरल। जो अंदर इम्बेडेड हो जाएगा वो इंट्रिंसिक, और जो सरफेस पे रहेगा दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिलेगा सेल के सरफेस पे। देखो जैसे ग्लाइकोकैलिक्स, ये
कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। उसी तरह सेल के सरफेस पे ग्लाइको प्रोटीन भी देखने को मिलता है। ग्लाइकोजन और प्रोटीन दोनों आपस में कंबाइन होगा तो ग्लाइकोजन बनेगा। तो सेल के सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये ग्लाइको प्रोटीन दिखेगा। ये है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सब आपका कार्बोहाइड्रेट सेल के सरफेस पे दिखेगा। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सेल के आपके सरफेस पे सब दिखेगा। अब हम लोग फंक्शन की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि फंक्शन ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, कवरिंग का काम करेगा, सेल जंक्शन बनाने का काम करेगा। फंक्शन जो हम लोग क्लास की शुरुआत में ही देख लिए थे, सेल पे फिक्स शेप, साइज, ये सब देने का भी काम करेगा। उम्मीद करते हैं ये सेल मेम्ब्रेन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आराम से समझो। सेल मेम्ब्रेन सेल के सबसे बाहर वाला इस लेयर को बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल के सबसे बाहर वाले इस लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। इसके एक टुकड़े को हम लोग बाहर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ मोज़ेक मॉडल दिखेगा। मोज़ेक मॉडल आपका सिंगर और निकोलसन ने 1972 ईस्वी में बताया था। उन्होंने बताया था कि ये सेल 3 लेयर का बना है, ट्राई लेयर है, बट फास्फोलिपिड बाई लेयर है, यानी फास्फेट और लिपिड का बाई लेयर है। तो इसमें फास्फेट और लिपिड देखेंगे तो क्या है, इसके एक सेल मेम्ब्रेन के एक यूनिट को लेंगे जिसमें हेड और टेल होता है। हेड आपका फास्फेट होता है और टेल आपका लिपिड होता है। हेड नेचर बाय हाइड्रोफिलिक होगा और टेल नेचर बाय हाइड्रोफोबिक होगा। क्लियर। और इसी में देखेंगे तो ये आपका 2 लेयर फास्फोलिपिड का 2 लेयर बना रहा है। ये आपका बाई लिपिड लेयर भी बोलते हैं, लिपिड बाई लेयर भी बोलते हैं। लिपिड का 2 लेयर है तो लिपिड बाई लेयर भी बोलते हैं। और फास्फोलिपिड का भी 2 लेयर, एक फास्फोलिपिड का लेयर और एक फास्फोलिपिड का, इसलिए फास्फो बाइलिपिड लेयर भी बोलते हैं। क्लियर। इसमें 2 सरफेस देखने को मिलेगा, एक अंदर की सरफेस को देखने को मिलेगा जिसके इनर सरफेस बोलता है, एक आउटर सरफेस देखने को मिलेगा जो आउटर सरफेस, इनर सरफेस साइटोप्लाज्म की तरफ, आउटर दूसरे सेल या एटमॉस्फेयर की तरफ होगा। क्लियर। इसमें प्रोटीन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बना होता है। इसमें लिपिड देखेंगे तो 40%, प्रोटीन देखेंगे तो 55% और कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो आपका 5% होता है। क्लियर। लिपिड तो दिख गया। इसमें अगर हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं तो 2 तरह के प्रोटीन इसमें दिखेगा, एक पेरिफेरल प्रोटीन दिखेगा और एक इंटीग्रल प्रोटीन दिखेगा। पेरिफेरल प्रोटीन जो सेल के सरफेस के चारों तरफ होगा वो पेरिफेरल प्रोटीन है, और वही पेरिफेरल प्रोटीन में कुछ एम्बेडेड होता है, सेल में धंसा हुआ आता है, तो उसे हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, और सेल के सरफेस के चारों तरफ रहेगा डेट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। इंटीग्रल प्रोटीन कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसका अपने कोई खास काम होता है, जैसे ये मटेरियल को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का काम करता है, डेट इज चैनल प्रोटीन। इसी तरह इस पे एंटीजन की तरह काम करेगा तो एंटीजन प्रोटीन, रिसेप्टर की तरह काम करेगा, मटेरियल को एक्सेप्ट करेगा और अलाउ करेगा सेल को अंदर जाने के लिए, तो रिसेप्टर है। पंप्स मटेरियल को इधर से इधर ले जाने का भी काम करता है, तो ये पंप्स, ये सब इंटीग्रल प्रोटीन है। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो अपना प्योर कार्बोहाइड्रेट देखिए कहीं कहीं पे कार्बोहाइड्रेट का चैन दिखेगा, यानी मोनोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड्स दिखेंगे। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो दूसरे के साथ बाइंड होकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ ग्लाइकोजन मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर का स्पेशल स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे प्रोटीन के साथ, ये लिपिड के साथ। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे कुछ दिखेगा। फंक्शन के बाद हम लोग शुरुआत में ही कर लिए थे कि सेल एक फिक्स शेप भी देगा। क्या कर रहा है, सेल फिक्स शेप प्रोवाइड कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है एक सेल को। एक सेल दूसरे सेल के साथ ज्वाइंट हो रहा है तो सेल जंक्शन भी फॉर्म कर रहा है, मटेरियल को एक्सचेंज कर रहा है एक सेल दूसरे सेल से, एक सेल दूसरे सेल को मटेरियल से एक्सचेंज करने का भी यहाँ पे काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में ये एक तरह से इन्वॉल्व होगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ये अब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। तो ओवरऑल ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन देख रहे थे। देखो YouTube पे जाओगे तुम लोग, सभी को बोल रहा हूँ, YouTube पे तुम लोग जाओगे तो किम्स पटना के प्लेलिस्ट में देखना, एक सेल फिजियोलॉजी का
प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सेल फिजियोलॉजी बहुत ही डीपली पढ़ाया गया है, बहुत ही डीपली। तो वहाँ पे एक बार देख लेना, ये सब अलग अलग क्लासेस करके बताए गए हुए। नेक्स्ट क्लास में, इसी क्लास में यानी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंबाइंड क्लास में शुरू करेंगे साइटोप्लाज्म और उसका ऑर्गेनल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो भी क्लास, जरूर ज्वाइन करना।